Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Burkina Faso, Mali, Niger withdrew from International Criminal Court. तो ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ इन्होंने हाल फिलहाल में फैसला किया कि दे विल विड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये एक एडजुडिकेटरी बॉडी है जो लोकेटेड है इन द हेग नीदरलैंड्स. इसका मेन काम है उन इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करना, यानी कि उनके खिलाफ केस लेना और सज़ा सुनाना who have been involved in genocide, crime against humanity या war crimes. तो मतलब जो एट्रोसियस तरीके के एंटी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ हैं, अगर उसमें कोई इंसान इंगेज होता है तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और उनके खिलाफ सज़ा सुनाता है ये कोर्ट. अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो देश के अंदर भी पहले केस होना चाहिए. तो ये बात सही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से पहले इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी देन द केस अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल शुड बी रजिस्टर्ड इन नेशनल जुडिशियल सिस्टम. जैसे हमारे देश के अंदर देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे केस रजिस्टर कीजिए. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मामला तब ले जाया जाता है व्हेन नेशनल कोर्ट्स आर आइदर अनविलिंग और अनेबल. या तो इंसान इतना बड़ा है, इतना डोमिनेटिंग है कि उसके खिलाफ लोकल कोर्ट्स केस लेना ही नहीं चाहते या ले ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टेचर एंड द नेक्सस ऑफ दैट इंडिविजुअल. तो उस केस में द मैटर इज टेकन अप एट आईसीसी लेवल. अच्छा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जनरली यूनाइटेड नेशंस से सीधा सीधा रिलेटेड है नहीं. यूनाइटेड नेशंस और आईसीसी का कोई ऑफिशियल लिंक नहीं है, बट आईसीसी ऑल्सो समटाइम्स टेक्स अप सच केसेज विच आर रेफर्ड टू इट बाय यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. या फिर कोई इंडिविजुअल कंट्री, इंडिविजुअल देश जो मेंबर है आईसीसी का, वो किसी केस को यहाँ रजिस्टर करा सकता है इन आईसीसी. आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बनाया गया है एज पर एन इंटरनेशनल लॉ जिसका नाम है रोम स्टैट्यूट एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2002. इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज not a member country of ICC. India has neither signed nor acceded to Rome Statute. कई सारे देश जैसे भारत, चाइना के अलावा इराक, नॉर्थ कोरिया, दे हैव नेवर साइंड इवन रोम स्टैच्यूट. हमने साइन भी नहीं किया है. जबकि कुछ सिग्निफिकेंट देश उन्होंने साइन तो किया है रोम स्टैच्यूट बट दे हैव नॉट रेटिफाइड इट, यानी कि ऑफिशियली दे हैव नेवर अप्लाइड और बीन पार्ट ऑफ आईसीसी. उन्होंने ये जो आईसीसी जिस कानून के अंतर्गत बना उस कानून को साइन तो किया है, बट किसी भी कानून को जिस देश की सरकार है वो साइन करती है, उसके बाद वहाँ की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसको अप्रूव करना होता है. इसी को कहा जाता है रेटिफिकेशन. उसके बाद ही वो इंटरनेशनल लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है इन ए पर्टिकुलर कंट्री. तो अमेरिका, रसिया, इजराइल के केस में दे हैव साइंड रोम स्टैच्यूट बट इट हैज़ नॉट बीन रेटिफाइड. सो ऑफिशियली दे आर ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ रोम स्टैच्यूट. दैट मीन्स उनके खिलाफ भी कोई केस आईसीसी में लिया नहीं जा सकता सीधा सीधा, क्योंकि वो मेंबर है नहीं. उनके देश के किसी नागरिक के खिलाफ केस किया जा सकता है बट उस केस में आईसीसी के पास कोई खास ऑप्शन होगा नहीं. जैसे रसिया के अगेंस्ट, रसिया में व्लादिमीर पुतिन इज प्रेसिडेंट और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया गया था आईसीसी में ऑफ जीनोसाइड. आईसीसी ने सज़ा भी सुनाई बट व्लादिमीर पुतिन का कोई क्या कर पाएगा क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इज़ इन रसिया एंड रसिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी. तो ये सब कुछ एम्बिग्विटी है आईसीसी को लेकर के कि आखिर ये अपने फैसले इंप्लीमेंट कैसे कराएगा. वैसे ऑफिशियली द आईसीसी डिसीजंस आर बाइंडिंग. जैसे व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो फैसला लिया, सुनाया गया आईसीसी में कि नहीं उन्होंने जीनोसाइड किया है, वॉर क्राइम किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए. बट आखिर कैसे मिलेगी? बिकॉज आईसीसी डज नॉट हैव इट्स ओन पुलिस फोर्स. आईसीसी इज नाइदर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल पे कुछ रेजोल्यूशन पास किया जाए. सो दीज आर सम एम्बिग्विटीज़ विथ रिस्पेक्ट टू आईसीसी कि आखिर आप सज़ा तो सुना देंगे बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, स्पेशली व्हेन द
पर्सन या इंडिविजुअल जिसके खिलाफ आपने सज़ा सुनाया है इज़ फ्रॉम अ कंट्री विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ रोम स्टैट्यूट। तो ये है मामला ओवरऑल आईसीसी का। एक इंटरनेशनल एडजुडिकेटरी बॉडी है, इंटरनेशनल कानून की मदद से बना हुआ है। इसका मेन काम है उन इंडिविजुअल्स को सज़ा सुनाना जो जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम में इंगेज होते हैं। पर दुनिया के ज़्यादातर मेजर कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस आईसीसी। ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, खासकर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, दे आर पार्ट ऑफ आईसीसी। दे हैव साइंड एंड रेटिफाइड रोम स्टैट्यूट। भारत की बात की जाए तो भारत क्यों नहीं मेंबर है आईसीसी का, उसके पीछे सिंपल सी कारण है कि इट कैन लीड टू इश्यूज रिगार्डिंग सोवरेनिटी। आईसीसी कैन प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मिलिट्री पर्सनल्स, इवन व्हेन नेशनल गवर्नमेंट डज नॉट गिव कंसेंट। तो हो सकता है कि अगर भारत आईसीसी का मेंबर हो जाए तो भारत के किसी इम्पोर्टेंट लीडर के खिलाफ किसी वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट से गाइडेड होकर के आईसीसी में केस रजिस्टर कर दे कोई दूसरा केस, और आईसीसी जब उस केस में सज़ा सुनाएगा तो फिर उस लीडर या उस इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के खिलाफ भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना पड़ जाएगा। सो देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट फुलफिलमेंट बाय अदर मेंबर कंट्रीज एट आईसीसी। इस कारण से हमने आईसीसी को ज्वाइन नहीं किया। देखिए, हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो काफ़ी रोबस्ट है, हमें भरोसा है, और इस कारण से हमें किसी और इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या एडजुडिकेटरी बॉडी की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू ब्रिंग दोज इंडिविजुअल्स हु हैव एंगेज्ड इनटू सम सॉर्ट ऑफ एट्रोसियस एक्टिविटीज़ टू द लॉ। हमें नहीं ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल पे, हम अननेसेसरी मामले को इंटरनेशनलाइज करके किसी भी दूसरे देश को वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट फुलफिलमेंट का मौका नहीं देना चाहते। एम्बिग्विटी इन डेफिनेशन ऑफ क्राइम इटसेल्फ। आखिर जैसे अभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कोई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करेंगी, मान लीजिए भारत सरकार या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर किया, अब उस केस में जो हमारे टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनके खिलाफ भी हो सकता है कि वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस रजिस्टर कर दिया जाए। तो पॉइंट इज कि देयर इज एम्बिग्विटी, देयर इज नो क्लैरिटी रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स कि किस किस एक्टिविटी को एग्जैक्टली कहा जाएगा वॉर क्राइम। सो इस कारण से एनी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट कुड ऑल्सो बी मिस इंटरप्रेटेड एज वॉर क्राइम एंड देन केस कुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट टॉप मोस्ट मिलिट्री पर्सनल्स। As I have already told you, there is possibility of politicization. आईसीसी के अंदर इंडिया का मेंबरशिप उसको मिसयूज किया जा सकता है बाय अदर पावरफुल कंट्रीज, एंड आईसीसी जुरिडिक्शन में इंटरफेयर विथ आवर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आईसीसी का खुद का प्रोसेस कोई खास क्लियर है नहीं, उसके पास ना पुलिस फोर्स है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इट्स डिसीजन। ऑफिशियली इट इज written in Rome statute that ICC decisions are binding, but कैसे उसको implement कराएगा उसको लेकर के clarity नहीं है। Most of the major countries are not part of ICC like US, China, Russia. So that is the reason why ICC appears to be a toothless organization and thus India has decided not to be part of it. और हाल फिलहाल में ICC की legitimacy और कम ही हो रही है, बढ़ने के बजाय। रिसेंटली इसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि 3 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम आईसीसी। तो प्रीलिम्स में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली पुल्ड आउट ऑफ आईसीसी। ऐसा सवाल आपसे प्रीलिम्स में बना करके पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर, दे हैव पुल्ड आउट ऑफ आईसीसी। क्यों विड्रॉ किया उन्होंने? तो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि आईसीसी का नियो कॉलोनियल पर्पसेस से इस्तेमाल किया जा रहा है बाय इंपीरियलिस्ट पावर। क्या होता है नियो कॉलोनियलिज्म? देखिए, कॉलोनियलिज्म तो आप समझते हैं, जैसे हमारा देश भारत एक कॉलोनी था ब्रिटिश एम्पायर का। कॉलोनी मतलब किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था और हमारी इकोनॉमी को, पॉलिटिकल सिस्टम को वो अपने फ़ायदे के लिए चला रहे थे। तो उस केस में जो देश गुलाम होता है उसको कहा जाता है कॉलोनी, और जिसने गुलाम बनाया होता है उसको कहा जाता है कॉलोनियल पावर। तो इंडिया वॉज ए कॉलोनी। भारत के अलावा कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ या कई सारे एशियन कंट्रीज़ भी कॉलोनी थे ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन,
अब आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड। यूनाइटेड नेशन का एक इम्पॉर्टेंट गोल था टू इंश्योर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि दुनिया के सारे देशों को अपने हिसाब से सरकारें बनाने का अधिकार होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में कहें तो कॉलोनियलिज्म को एंड करना लक्ष्य था यूनाइटेड नेशंस का। और धीरे धीरे फिर दुनिया भर के ज़्यादातर देशों को आज़ादी मिली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एंड क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसी में भारत को भी आज़ादी मिली। लेकिन जो देश पहले से हमें गुलाम बनाए हुए थे, अफ्रीका और एशियन देशों को, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को, वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली थोड़ा डेवलप तो हो ही गए थे। अब वो अपने इस सुपीरियर पोजीशन का, भाई इकोनॉमिकली आप बेहतर हैं, आपके देश में ज़्यादातर अब बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, क्योंकि आपने हमें 100-150 साल तक गुलाम बनाए रखा और ड्रेन ऑफ वेल्थ किया है हमारे देश से। अब दे आर हैविंग अ सुपीरियर पोजीशन, दे आर इन अ बेटर पोजीशन, चाहे वो इकोनॉमिकली बात की जाए, चाहे पॉलिटिकली बात की जाए। दुनिया के जो इम्पोर्टेंट आप कहें प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे उनका डोमिनेंस ज़्यादा है। अब आप ही देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देशों को परमानेंट मेंबरशिप मिली, उसमें से 3 तो यही हैं, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस। टेक्नोलॉजिकली दे आर बेटर ऑफ। तो इस अपने डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए, एंड दैट डोमिनेंट पोजीशन इज़ देयर बिकॉज दे हैड कॉलोनाइज्ड अस फॉर सेंचुरीज। उस डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए वो आज भी हमें डोमिनेट करते हैं और धीरे धीरे वो अपना फ़ायदा उठाते हैं हमें डोमिनेट करके। जैसे यूएस को देखिए, तो यूएस इटसेल्फ वाज नॉट कॉलोनियल मास्टर, बट बाद में इट ऑल्सो स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग कंट्री। जितना ब्रिटेन और फ्रांस ने दुनिया को कॉलोनाइज किया, यूएस ने उतना नहीं किया। यूएस ने गिने चुने देशों को कॉलोनाइज किया, जैसे फिलीपींस एंड ऑल, बट यूएस itself was a colony earlier, but US got independence much earlier, and it does not share any history of colonized country like any other colonial countries like India या यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्रीज। अमेरिका की बात की जाए, ब्रिटेन, फ्रांस की बात की जाए, ये सब अब अपने डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं। अब अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप देखिए हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, H1B वीज़ा में $1 लाख आपको फीस देना होगा। सो वो उनके पास ट्रेडिशनली दे वेयर इन डोमिनेंट पोजीशन बिकॉज दे कॉलोनाइज्ड अस, एंड नाउ दे इन वन वे और द अदर दे मिसयूज दैट देयर डोमिनेंट पोजीशन इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट फ्रॉम अस। इसी को कहा जाता है नियो कॉलोनियलिज्म, एक नया तरीका हमें गुलाम बनाए रखने का इनडायरेक्ट तरीके से और हमसे फ़ायदा उठाने का। और यही एलिगेशन लगाया है इन 3 देशों ने, बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने, कि ये ICC इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म बिकॉज ICC इज डोमिनेटेड बाय कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस। और ज़्यादातर देशों में, अफ्रीकन देश मान लीजिए जो ICC का मेंबर है, जिसने रोम स्टैट्यूट साइन किया हुआ है, उसके टॉप मोस्ट लीडर्स अगर ब्रिटेन, फ्रांस की बात नहीं मानते हैं तो फिर उस केस में ICC के थ्रू उनके ऊपर केस करवा दिया जाता है ऑफ वॉर क्राइम, जीनोसाइड। क्योंकि हर देश में कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शंस वगैरह तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम्स रहते ही हैं, और फिर उनके खिलाफ केस करवा करके उनको हटाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। सो यही एलिगेशन लगा करके नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो हैव डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ ICC, कंडेमिंग इट फॉर बिकमिंग और एक्टिंग एज ए नियो कॉलोनियलिज्म टूल। आई जस्ट होप कि आपको ICC क्या है वो समझ आया, ICC को लेकर के क्या कंसर्न्स हैं वो समझ आया, भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं है वो भी समझ आया, और हाल फिलहाल में देश इससे क्यों पुल आउट कर रहे हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट फ्यूजन पावर प्लांट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होते हैं 2 मेन तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखिए किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस लेवल पे, न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, और उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता होता है। यही होता है किसी भी एटम का बेसिक स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस लेवल पे जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियस लेवल पे 2 ही मेन रिएक्शंस होते हैं, फिजन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन में एक बड़ा सा न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस
breaks down into two relatively smaller nucleus like barium and krypton, and in that process a lot of energy is released. इसको कहा जाता है फ्यूजन रिएक्शन, ब्रेक डाउन होना। फ्यूजन रिएक्शन में रिलेटिवली टू स्मॉलर न्यूक्लियस जैसे कि हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मर्ज होने के बाद दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है एट न्यूक्लियस लेवल उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अभी देखिए जितने भी अभी तक पावर प्लांट्स वर्क कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ऑल ऑफ देम वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्नोलॉजी। पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हम लोग फ्यूजन रिएक्शन करा करके भी न्यूक्लियर लेवल पे पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन अभी तक फ्यूजन रिएक्शन करा करके सस्टेनेबल तरीके से हम लोग पावर जनरेट नहीं कर पाए हैं, वो टेक्नोलॉजी को हम लोग मास्टर्स नहीं कर पाए। दिस इज देयर थ्योरेटिकली कि वी कैन fuse to smaller nucleuses and with help of that we can produce energy, but it has not been applied so far in sustainable manner in order to produce electricity. तो फ्यूजन रिएक्शन कैसे काम करे, जैसे हाइड्रोजन एटम्स हैं, दे आर हीटेड, हीट दे करके उनके अंदर एनर्जी दी जाती है, एनर्जी इतनी दी जाती है ताकि वो आपस में फ्यूज कर जाए, फ्यूज करने के बाद दे विल क्रिएट हीलियम न्यूक्लियस एंड इन दैट प्रोसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट। उस हीट की मदद से फिर स्टीम जनरेट किया जाएगा और उस स्टीम से टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। तो अब सारा जो चैलेंज है वो ये है कि जितना हीट हमें देना पड़ता है फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए, उससे ज़्यादा हीट अगर हम डिराइव कर पाए देन ओनली इट कैन बी नोन एज पॉजिटिव रिएक्शन, वेयर द इनपुट हीट की तुलना में आउटपुट हीट इज मोर। बट करेंटली वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट। इनपुट हीट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि न्यूक्लियसेस को आपस में फ्यूज कराने के लिए आप सोचिए दो पॉजिटिव चार्ज्ड एंटिटीज़ को आपस में फ्यूज कराना है, सोचिए उसके लिए कितना फोर्स चाहिए। तो उस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। तो इनपुट एनर्जी जनरली मोर एज कंपेरिजन टू आउटपुट एनर्जी, जिस कारण से ओवरऑल ये रिएक्शन जो है वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल या वायबल नहीं है। इसी को लेकर के हमारे साइंटिस्ट और रिसर्च कर रहे हैं कि हाउ टू मेक इट सस्टेनेबल सो दैट फ्यूजन रिएक्शन से हम ज़्यादा एनर्जी डिराइव कर पाए। क्योंकि अगर फ्यूजन और फिजन रिएक्शन को आपस में कंपेयर करें तो फ्यूजन रिएक्शन के कई सारे एडवांटेजेज हैं। फ्यूजन रिएक्शन ऑफ कोर्स इट इज़ द सेम प्रोसेस या रिएक्शन दैट कीप्स ऑन गोइंग इनसाइड द सन, जिस कारण से सन इतना सारा एनर्जी रिलीज करता है। फिजन रिएक्शन के तुलना में फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। एक पहला एडवांटेज है फ्यूजन का, फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू फिजन रिएक्शन। तो अगर हम इसको मास्टर कर पाए तो फिजन रिएक्शन जिसकी मदद से अभी तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चलते हैं हमारे देश में, पूरे दुनिया भर में, उससे बेहतर तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो पाएंगे क्योंकि एनर्जी ज़्यादा आएगी। प्लस फिजन रिएक्शन में रेडियो एक्टिव वेस्ट ज़्यादा रिलीज होता है फिजन रिएक्शन में एज कंपेयर टू फ्यूजन रिएक्शन। प्लस फिजन रिएक्शन की तुलना में फ्यूजन रिएक्टर जो हैं वो ज़्यादा सेफ भी होंगे। वंस वी हैव मास्टर्ड फ्यूजन रिएक्शन वुड बी इकोनॉमिकली मोर वायबल, बट द प्रॉब्लम इज सो फार फ्यूजन रिएक्शन टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट बीन मास्टर्ड। तो फ्यूचर बिलोंग्स टू फ्यूजन रिएक्शन, बट अनलेस वी डेवलप अ क्रेडिबल टेक्नोलॉजी it will always remain a future only, it will never become matter of present, that is a problem। तो फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेनेबल तरीके से डेवलप कराने के लिए अलग अलग जगहों पे रिसर्च चल रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो जो बेसिक प्रोटोटाइप जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेनेबल तरीके से कराया जा सके उसको कहा जाता है टोकामैक। तो टोकामैक बेसिक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक प्रोटोटाइप, छोटा सा रूप, मॉडल, जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन को डेवलप कराने की कोशिश की जा रही है, सस्टेनेबल तरीके से कराने की कोशिश की जा रही है। दुनिया में अलग अलग देशों में इस तरीके का टोकामैक डेवलप किया गया है। एक जो मेजर फ्यूजन रिएक्शन टोकामैक डेवलप किया जा रहा है वो है ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इट इज़ इन कदार्स, फ्रांस। दुनिया के 35 देश मिल करके इसको डेवलप कर रहे हैं, उसमें भारत भी एक मेंबर है। ITER की बात की जाए तो इसको ईयर 2005 से ही डेवलप किया जा रहा है एंड इट इज़ बिलीव टू बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैसिलिटी एज फार एज फ्यूजन रिएक्शन इज़ कंसर्न। यहाँ पे ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम का फ्यूजन रिएक्शन कराने की कोशिश की जा रही है एंड द गोल इज़ कि बाय 2039 दिस फ्यूजन रिएक्टर
will be successful in generating 500 megawatt of power. ITER, it is also known as the way or the path in Latin. ITER को the way या the path भी कहा जाता है in Latin. उसके अलावा China is also developing its own tokamak. China is part of ITER but it is developing its own tokamak जिसका नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक. इसी को चाइना निकनेम दिया हुआ है आर्टिफिशियल सन. भारत भी डेवलप कर रहा है आदित्य एंड आदित्य यू. इट इज़ एट गांधीनगर इंडिया गुजरात में. इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जो इंस्टीट्यूट, उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च. इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट टोकामैक फोकसिंग ऑन प्लाज्मा बिहेवियर स्टडीज़. प्लाज्मा क्या होता है? देखिए नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि एनी एंटिटी कैन बी इन 3 स्टेजेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस. बट एक स्टेज और होता है स्टेट ऑफ मैटर, वो होता है चार्ज पार्टिकल. जब बहुत सारी एनर्जी दे दी जाए तो उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकल आते हैं, उसको कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट. तो प्लाज्मा स्टेट बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश की जा रही है भारत के टोकामैक में, आदित्य एंड आदित्य यू में, और जिसकी मदद से फिर हम लोग सस्टेनेबल तरीके से फ्यूजन रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे. बहुत ज़्यादा एनर्जी देने से, हीट देने से क्या होता है? बहुत ज़्यादा हीट देने से पहले प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो मीडियम है जहाँ पे भी आपने हीलियम रखा हुआ है, उसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और न्यूक्लियस एक साथ आ गए, तो वही होता है प्लाज्मा स्टेट, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अलग हो गए. फिर अब प्लाज्मा स्टेट को और ज़्यादा एनर्जी आप दोगे तो फिर जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज करेंगे. वही कराने की कोशिश की जा रही है एट गांधीनगर इंडिया बाय इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च. अब करंट न्यूज़ ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च जो आदित्य टोकामैक को डेवलप कर रहा है भारत में, उसने कहा है कि दे विल बी सक्सेसफुल इन डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट बाय 2060. उसका नाम भी उन्होंने सोचा है, इट विल बी नेम्ड एज स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामैक भारत. शॉर्ट में कहें तो SST-1 भारत. देखिए एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए. टोकामैक इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मशीन जहां पे कंट्रोल्ड तरीके से फ्यूजन रिएक्शन को करा करके देखा जाएगा. एक बार जब ये डेवलप हो जाएगा प्रोटोटाइप, तो उसके मदद से फिर फ्यूजन पावर प्लांट लगाया जाएगा जहां पे सस्टेनेबल तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करा करके पावर जनरेट किया जाएगा. और हमारे देश में ऑलरेडी गांधीनगर में टोकामैक तो है ही विद द नेम ऑफ आदित्य-1, जहां पे फ्यूजन रिएक्शंस को कराने की कोशिश की जा रही है सस्टेनेबल मैनर. अब इसको कराने वाली जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, उसने कहा है कि हम फ्यूजन रिएक्शन तो कराएंगे ही एट प्रोटोटाइप लेवल, प्लस हम उसकी मदद से एक लार्ज स्केल पावर प्लांट भी डेवलप करेंगे बाय 2060, जिसका नाम होगा SST-1 भारत. ये जो SST-1 भारत होगा, इट विल बी अ काइंड ऑफ हाइब्रिड रिएक्टर जिसमें थोड़ा फ्यूजन रिएक्शन भी होगा, थोड़ा फिजन रिएक्शन भी होगा. टोटल 230 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसमें से 100 मेगावाट फ्यूजन रिएक्शन से होगी, 130 मेगावाट फिजन रिएक्शन से होगी. इसमें टोटल 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे. ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो फ्रांस वेस्ट टोकामैक डेवलप कर चुका है, उसका नाम है वेस्ट टोकामैक. उसने अभी तक सस्टेनेबल तरीके से 22 मिनट तक फ्यूजन रिएक्शन कराया इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025 दिस ईयर. इन यूके अंडर इट्स स्टेप प्रोग्राम इज टारगेटिंग ऑफ हैविंग फ्यूजन प्लांट बाय 2040. चाइना का जो ईस्ट टोकामैक है जिसकी हमने बात की, उसने फ्यूजन रिएक्शन सस्टेनेबल तरीके से कराया है 500 सेकेंड तक. तो पॉइंट ये है कि दुनिया का कोई भी देश या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो अभी तक फ्यूजन रिएक्शन की मदद से पावर जनरेट कर रहा हो इन सस्टेनेबल मैनर. अभी हर जगह सब लोग टोकामैक रिएक्टर यानी कि प्रोटोटाइप लेवल पे ही सस्टेनेबल तरीके से फ्यूजन रिएक्शन कराने में लगे हैं और कोई भी अभी उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है. सो नो कंट्री या नो टेस्ट एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल सो फार इन हैविंग सस्टेन्ड फ्यूजन रिएक्शन फॉर वायबल पावर जनरेशन. भारत का लक्ष्य है 2060 तक हम लोग फ्यूजन रिएक्शन से पावर जनरेट करेंगे. ITER में मोटा मोटा प्रोजेक्शन है कि 2039 तक
फ्यूजन रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यूके का स्टेप प्रोग्राम में भी लक्ष्य है बाय 2040 फ्यूजन रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेकिन अभी कहीं भी दुनिया भर में फ्यूजन रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी सस्टेनेबल मैनर में जनरेट नहीं हो रही है। अभी सब प्रोटोटाइप बनाने में लगे हैं, टोकामैक बनाने में लगे हैं, यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से स्मॉल लेवल पे फ्यूजन रिएक्शन करा पाए। एपीएससी ने हाल फिलहाल में जो प्रीलिम्स एग्जाम कराया था इन द मंथ ऑफ जून, उसमें आईटीईआर से संबंधित ये प्रश्न था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग टोकामैक रिएक्टर्स। आप जो डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्लेंडिंग ऑफ आइसोब्यूटानॉल विथ डीजल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। आइसोब्यूटानॉल होता क्या है? ये एक तरीके का अल्कोहल है जिसमें 4 कार्बन होते हैं। अल्कोहल का मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको कहा जाता है अल्कोहल। आइसोब्यूटानॉल इज अल्कोहल जिसमें 4 कार्बन है, तो इसका केमिकल फार्मूला C4H10O। ये कलरलेस होता है लेकिन काफ़ी फ्लेमेबल होता है। इनफैक्ट सारे ही अल्कोहल फ्लेमेबल होते हैं, आराम से वो जल सकते हैं, तो फ्यूल की तरह काम करते हैं। इट इज़ हैविंग गुड सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, मतलब इट कैन मिक्स विथ अदर लिक्विड एंटिटीज ईजिली। आइसोब्यूटानॉल जस्ट लाइक एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दोज कंपोनेंट जिनके अंदर स्टार्च ज़्यादा है, जैसे शुगर केन, मोलासेस, मेज, ग्रेन, इन सब से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो और इसको प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली जैसा मैंने कहा वही फीड स्टॉक चाहिए जो एथेनॉल के लिए चाहिए होता है। और एथेनॉल पावर प्लांट्स जैसे अभी नुवालीगढ़ में आया या अलग अलग जगहों पे, नुवालीगढ़ में तो 2G पावर प्लांट है एथेनॉल का, यानी कि नॉन फूड बेस्ड इन एडिबल फीड स्टॉक से एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है, बैम्बू बेस्ड। आई जस्ट होप आप ये सारी बातें याद कर पा रहे हैं। तो एथेनॉल पावर प्लांट से ही आइसोब्यूटानॉल भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट थोड़ा बहुत उसमें अगर चेंजेस कर दिए जाए तो पॉइंट इज एग्जिस्टिंग एथेनॉल पावर प्लांट्स, एथेनॉल प्लांट्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस आइसोब्यूटानॉल इफ सम रेट्रोफिटिंग इज डन। उसमें थोड़ा बहुत अगर फैक्ट्रियों में एथेनॉल प्लांट्स में थोड़ी बहुत बदलाव कर दिया जाए तो इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस आइसोब्यूटानॉल ऑल्सो। अब आइसोब्यूटानॉल के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि भारत की नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी तो आपको पता है, जिसके मदद से 20% एथेनॉल ब्लेंड करके बेचना है विथ पेट्रोल, एंड दैट टारगेट अर्लियर वाज टू बी अचीव्ड बाय 2030, लेकिन भारत सरकार ने इस टारगेट को 5 साल एडवांस में अचीव कर लिया 2025 तक। यानी कि अब पेट्रोल जो है वो जो हम मार्केट से खरीदते हैं वो E20 पेट्रोल है, उसमें 20% एथेनॉल होता है, 80% पेट्रोल होता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो फ्यूल थोड़ा सा क्लीन हो गया। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो होता है इट इज़ क्लीनर एज फार एज एयर पॉल्यूशन इज कंसर्न्ड एज कंपेरिजन टू 100% पेट्रोल। दूसरा, पेट्रोल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हुई तो इससे हमारा पेट्रोल का इंपोर्ट या ओवरऑल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व सेव होगा, क्योंकि 80% ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया इज मेड थ्रू इंपोर्ट। तो अगर हम ज़्यादातर जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसमें 20% एथेनॉल ब्लेंड करें, और एथेनॉल तो देश के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, तो इससे हमारी पेट्रोल की इंपोर्ट डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब ये तो बात हो गई पेट्रोल की जिसके साथ एथेनॉल अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, बट प्रॉब्लम इज कि एथेनॉल डज नॉट ब्लेंड वेल विथ डीजल। कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए कि डीजल के साथ भी एथेनॉल को ब्लेंड करके बेचा जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो अब हाल फिलहाल में भारत सरकार की एक एजेंसी है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने एक्सप्लोर करना शुरू किया है कि क्या डीजल के साथ आइसोब्यूटानॉल को मिक्स किया जा सकता है, क्योंकि आइसोब्यूटानॉल भी थोड़ा हेवी है लाइक डीजल। एथेनॉल मिक्स नहीं हो पा रहा है डीजल के साथ, क्योंकि एथेनॉल इज लाइटर एज कंपेयर टू डीजल। एथेनॉल ऊपर ऊपर रह जाता है, डीजल नीचे आ जाता है, दे आर नॉट मिक्सिंग विथ ईच अदर सो ईजिली। लेकिन अब पॉसिबिलिटी है, रिसर्च चल रही है कि आइसोब्यूटानॉल विच इज रिलेटिवली हेवियर एज कंपेयर टू एथेनॉल शुड बी मिक्स्ड विथ डीजल। दोनों की मिसिबिलिटी इज गुड, यानी कि बोथ अपीयर टू बी मिक्सिंग विथ ईच अदर इन क्वाइट स्मूथ मैनर। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर होगा क्या कि जैसे पेट्रोल को एथेनॉल के साथ ब्लेंड करके बेचा जाता है, वैसे ही डीजल को आइसोब्यूटानॉल के साथ ब्लेंड करके बेचा जा सकेगा। आइसोब्यूटानॉल से फ़ायदा क्या होगा? ऑफकोर्स डीजल से ब्लेंडिंग करेंगे तो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट कम होगी, इंपोर्ट रिक्वायरमेंट कम होगी, प्लस आइसोब्यूटानॉल को अगर डीजल के साथ ब्लेंड करके फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इट विल बिकम अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू 100% डीजल।
उससे पर्टिकुलेट मैटर इमिशन कम होगा। तो 20% आइसोब्यूटेनॉल, 80% डीजल विल बी रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल एज कंपेयर टू 100% डीजल, क्योंकि दिस आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडेड डीजल विल इमिट लेस पर्टिकुलेट मैटर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बैरन आइलैंड, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बैरन आइलैंड के बारे में आप ज्योग्राफी में भी जरूर सुनते होंगे, छोटा सा न्यूज़ है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, याद रखिए, बाकी प्रीलिम्स से पहले रिवाइज कराऊंगा ही। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड अबाउट 135 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। ये रहा पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड की खासियत यह है कि इट इज इनफैक्ट द ओनली एक्टिव वोल्केनो नॉट जस्ट इन इंडिया बट इंटायर साउथ एशिया, ओनली एक्टिव वोल्केनो। इकोलॉजी की बात की जाए बैरन आइलैंड की, तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज एक्चुअली बैरन। यहाँ पे कुछ और वेजिटेशन के अलावा कोई फौनाज है नहीं, थोड़े बहुत गोट्स, रोडेंट्स या बैट्स मिल सकते हैं, अदरवाइज इट इज बैरन इटसेल्फ। आसपास की जो वाटर बॉडी है अंडमान सी, इट इज क्वाइट रिच, वहाँ पे कोरल रीफ्स या रीफ फिशेस मिलते हैं। बट ओवरऑल द बैरन आइलैंड इज अ बैरन एज फार एज अवेलेबिलिटी ऑफ फौनाज आर कंसर्न, ऑलमोस्ट बैरन। न्यूज़ में इसलिए आया बैरन आइलैंड बिकॉज रिसेंटली some volcanic eruptions were witnessed. The news is not that important, but prelims perspective से बैरन आइलैंड से प्रश्न आ सकता है, तो ये prelims practice question है। Attempt this question and submit the answer in the comment section. पैलेस्तीन से संबंधित जो प्रश्न था उसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। न्यूट्रिनोस आर सब एटॉमिक पार्टिकल विथ हाई मास बट नो चार्ज। मास ज्यादा कहाँ होता है न्यूट्रिनोस का, इस कारण से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है, न्यूट्रिनोस आर ऑल्सो नॉन एज घोस्ट पार्टिकल्स। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।